हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो बात है 1981 की, जब अय्यप्पा नाम के एक आदमी थे जो इंफोसिस कंपनी में ड्राइवर की जॉब करते थे। अब इंफोसिस का नाम सुन के कोई मन में सिनेरियोज मत क्रिएट कर लेना, क्योंकि उस टाइम पे इंफोसिस कुछ ज़्यादा बड़ी कंपनी थी नहीं। तो अब स्टोरी पे वापस चलते हैं। एंड अय्यप्पा की लाइफ काफ़ी सही चल रही थी। उनकी मैरिज हुई एंड उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिसके लिए वो ये चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर के कोई अच्छी सी जॉब करे, ना कि उनके जैसे एक ड्राइवर बने। तो इसीलिए अब अय्यप्पा हर महीने अपने सैलरी से कुछ रुपए बचा करके बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने लगे। पर कुछ टाइम तक बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनके पैसे उस रेट से ग्रो नहीं हो रहे हैं जिस रेट से उनको चाहिए। तो इसीलिए एग्जॉस्ट होकर के उन्होंने बैंक एफडी को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अब एफडी को डिसकंटिन्यू करने के बाद अय्यप्पा काफ़ी सारे नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ढूंढने लगे। तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि इसमें आप कैसे फेवरेट बिजनेसेस के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर करके अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अय्यप्पा को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अब क्योंकि अय्यप्पा इंफोसिस कंपनी में काम करते थे और उन्हें वहाँ का वर्क कल्चर और उस कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से पता था, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंफोसिस के ऊपर ही करेंगे। तो अब अय्यप्पा डिसाइड करते हैं कि वो हर महीने अपने सैलरी से मिनिमम 1,000 रुपये बचा करके इंफोसिस के स्टॉक को बाय करेंगे। तो 1993 के टाइम पे अय्यप्पा ने इंफोसिस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। एंड उस टाइम पे इंफोसिस का पर शेयर प्राइस अराउंड 100 रुपीज़ चल रहा था। पर कुछ टाइम तक इन्वेस्ट करने के बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ही सिर्फ 10 महीने बाद ही अय्यप्पा ने इंफोसिस में इन्वेस्टिंग बंद कर दी। तो अब 10 महीने तक इन्वेस्ट करने के बाद अय्यप्पा ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे और उनके पास 100 शेयर थे। पर इन्होंने एक चीज़ सही की कि इन्होंने अपने शेयर्स को बेचा नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का ट्राई किया। तो अब 1993 के बाद से इंफोसिस कंपनी काफ़ी ज़्यादा रेट से ग्रो होने लगी थी, जिसके कारण ना सिर्फ उसका पर शेयर प्राइस भी बढ़ा, बल्कि कंपनी ने बोनस शेयर भी डिक्लेयर किए अपने शेयर होल्डर्स के लिए और शेयर को भी स्प्लिट किया। तो इंफोसिस ने लास्ट टाइम 2018 में बोनस शेयर डिक्लेयर किए थे। एंड उस टाइम पे अय्यप्पा के पास 100 से बढ़कर के 1,24,100 शेयर्स हो गए थे। तो अभी के टाइम पे इंफोसिस का पर शेयर प्राइस है 1,593 रुपीज़। तो इस हिसाब से अय्यप्पा की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 1,24,100 इंटू 1,593, मतलब 16,31,23,020 रुपीज़। एंड इतना ही नहीं, रिसेंटली इन्फोसिस ने पर शेयर 16 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो होता है 16,38,400 रुपीज़। एंड लगभग इतना ही डिविडेंड अय्यप्पा को हर साल मिल जाता है, जिसके कारण इन्हें अपना एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट बेचने की ज़रूरत नहीं होती और ये डिविडेंड के ऊपर ही रिटायर हैं। तो कहने का मतलब है कि अय्यप्पा ने केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे एंड आज के टाइम पे वो 10,000 रुपये कंपाउंड होकर के इतना ज़्यादा हो गया है कि उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड अगर आपको डिविडेंड इनकम से रिटायर होने के ऊपर डिटेल में वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। तो इस एग्जाम्पल में तो हमने सिर्फ इंफोसिस के इन्वेस्टर के बारे में बात की, पर सिर्फ इंफोसिस ही नहीं बल्कि टीवीएस, आयशर मोटर, एशियन पेंट, विप्रो जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा अमीर एंड करोड़पति तक बनाया है। एंड आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में अपने पहले 10,000 रुपये को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा बोरिंग वे में नहीं बल्कि इंटरेक्टिव वे में समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, एज्यूम करो कि आप पॉइंट ए पे खड़े हो एंड आपको पॉइंट बी पे जाना है। पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है आपकी अभी की फाइनेंशियल कंडीशन को एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली कंडीशन को। एंड इसीलिए अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो अब पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए वैसे तो काफ़ी ज़्यादा तरीके अवेलेबल हैं, जैसे कि बिजनेस करना या फिर एक हाई पेइंग जॉब करना। बट पॉइंट ए से बी तक जाने का जो सबसे फास्ट और इफ़ेक्टिव तरीका है वो है इन्वेस्टिंग करना। एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग या तो इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं अपने चैनल की एनालिटिक्स को भी देखूं तो 40% से भी ज़्यादा व्यूअर 25 की एज से प्लस है। मतलब आप लोग अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं। बट इन्वेस्टिंग इतना भी आसान गेम नहीं है। तो सबसे पहला रूल है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का, स्टार्ट अर्ली। नाउ अब आप में से कई ज़्यादा लोग कहेंगे कि हमें ये पहले से पता है, बट आई एम डैम श्योर कि जो मैं पॉइंट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप में से कई लोगों को पता नहीं होंगे।
सो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर आपने अपने अर्ली 20s में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी तो आपकी वेल्थ क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। एंड ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पैसों को कंपाउंड होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। एंड अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर को डिटेल में समझना है तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। एनीवेज, आपको पता ही होगा कि वॉरेन बफेट ने काफ़ी कम एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी एंड ये उसी का रिजल्ट है कि वो आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। पर यह बात ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अर्ली इन्वेस्टिंग का मौका गंवा दिया है तो अब आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जिम साइमन जैसे लोगों के भी एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जिन्होंने काफ़ी लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की। हमारा सेकेंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है ऑलवेज चूज कॉमन कंपनीज। तो अगर आप ये बात माने या फिर ना माने, पर जो कॉमन कंपनीज होती हैं ज़्यादातर केसेस में वही कंपनीज अपने इन्वेस्टर को मोस्ट अनकॉमन प्रॉफिट्स देती हैं। और अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई टेस्ला तो कोई कॉमन कंपनीज नहीं है, फिर भी उसने इतना ज़्यादा अनकॉमन प्रॉफिट दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये पहले से पता था कि टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी है, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट देगी? और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि AI, रोबोटिक्स एंड ग्रीन एनर्जी जैसे टॉपिक्स पे पिछले 10 से 15 सालों में खुली हैं एंड फिर भी इनमें से 90% से ज़्यादा कंपनी अपनी स्टार्टिंग के पहले साल में ही क्लोज हो गई हैं। और यहाँ पे कॉमन कंपनीज से मेरा मतलब है वो कंपनीज जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि टूथपेस्ट कंपनी, शू मेकिंग कंपनी एंड ऑल्सो पेंट कंपनीज। एंड वॉरेन बफेट भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए पर इंटरनेट कभी भी लोगों के खाने या फिर च्युइंगम चबाने या फिर सेव करने के तरीकों को नहीं बदल सकता। तो हमारा थर्ड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है कि इन्वेस्ट ऑन कंपनीज नॉट ऑन स्टॉक्स। कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप किसी कंपनी के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा ये चीज़ सोचनी है कि आप उस कंपनी के स्टॉक में नहीं बल्कि उस कंपनी के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड हाँ, इन दोनों चीज़ में फ़र्क है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप भी उस कंपनी के छोटे ही सही पर एक हिस्सेदार हो जाते हो। मतलब वो कंपनी भी अब से आपकी थोड़ी सी ही सही पर आपकी भी है। मतलब अब से आपको किसी की कही सुनाई बातों पे नहीं आना है, ना ही किसी और की टिप को उठाना है। अब आपको खुद से ही कंपनी के फंडामेंटल को पहले अच्छे से एनालाइज करना है एंड फिर इन्वेस्ट करना है। सो द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि ये रूल इन्वेस्टिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब कभी भी आप किसी कंपनी या फिर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक होल्ड करना है ताकि आपको कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिल पाए। पर जो लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है, जुआ है, इसमें पैसे बढ़ते नहीं है बल्कि घट जाते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिलते ही तुरंत पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा ही डाउन होने पे पैनिक होके तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब इन लोगों को खुद पैसों को कंपाउंड होने देना नहीं है एंड फिर स्टॉक मार्केट की गलतियां गिनानी है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ये खुद कहते हैं कि जब कभी भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आने वाले 10 से 20 सालों के लिए मार्केट बंद है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर, जो कहता है डोंट डू ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो आपने ये फेमस कोट तो सुना ही होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको कभी भी अपने सारे पैसों को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि 5 से 6 डिफरेंट जगह पे डाइवर्स करके इन्वेस्ट करना है। पर कुछ लोग होते हैं जो इसे गलत समझ लेते हैं और एक साथ 5 से 6 की जगह 15 से 20 जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं स्पेक्यूलेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आपको मैक्स टू मैक्स 6 से 10 जगह पे इन्वेस्ट करना है, एंड ये भी उन जगहों पे जिनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, एंड या फिर उन कंपनीज के स्टॉक्स में जिन्हें आपने अच्छे से एनालाइज किया हो। बट कुछ लोग होते हैं जो एक साथ 20 से 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं ये समझ के कि स्टॉक्स कोई लॉटरी टिकट है कि इसका भी खरीद लो, इसका भी खरीद लो। इन्हें ये समझना होगा कि स्टॉक्स कोई लॉटरी टिकट नहीं है, एंड ना इस तरीके से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि स्टॉक्स के पीछे एक्चुअल बिजनेसेस हैं। मतलब अगर आपको 1000% का प्रॉफिट चाहिए तो उस बिजनेस को भी 1000% तक ग्रो होना पड़ेगा। सो बिना सोचे समझे आपको इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड, अब मैं आपको एक बोनस इन्वेस्टिंग टिप बताऊंगा जो आपको कभी भी इन्वेस्टिंग करने से पहले ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। सो द रूल इज़ ऑलवेज कीप एन आई ऑन कंपनी प्रमोटर्स। कहने का मतलब है कि आपको कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर ध्यान रखना है कि क्या वो कंपनी को सीरियसली ले भी रहे हैं या फिर नहीं,
और क्या वो प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये शो करता है कि प्रमोटर्स कंपनी को लेके सीरियस है एंड इससे बिजनेस के फ्यूचर में अच्छा करने की प्रोबेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।